आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने जो टी शर्ट्स हैं जिनको नहीं मिली है उन सबको हमने टी शर्ट्स भेज दी हैं, तो कल सबको टी शर्ट्स मिल जाएंगी। ओके, प्रमोशन करते हैं भाई। सबसे पहले तो हमारे शानदार कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें। सारे एग्जाम्स के लिए कोर्स आते हैं भाई। तो ऐसा है कि ये जो कोर्स है ये आपकी ज़िंदगी बदलेंगे। स्पेशली जो हमारा मोटिवेशन कोर्स है 230 रुपये का हमने खाली निकाला है और आपको आपकी लाइफ बदल देगा। हर सैटरडे संडे उसमें लाइव सेशन हो रहे हैं, तो देर मत करो। और यूपीएससी के तो कोर्स हैं ही, बहुत ही बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप कोर्सेज को अवेल करो। आप समझो, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा डॉलर, रुपया नहीं डॉलर, ठीक है। डॉलर मजबूत होता जा रहा है, कितना भी चिल्ला लो। डॉलर, डी डॉलराइजेशन, युआन, डॉलर मजबूत हो रहा है। अमेरिका ने डॉलर की सप्लाई कर दी है कम, डॉलर की डिमांड है ज़्यादा। अमेरिका की यही तो प्रॉब्लम होती है, जब मोनोपोली होती है ना, यही प्रॉब्लम होती है। अब दिक्कत ये है, रशिया तो संभाल लेगा क्योंकि रशिया ने डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा कम कर दिया, लेकिन बाकी देशों का क्या? भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। 2013 में $1 इक्वल टू 68 रुपये के करीब था, लेकिन अब वही बढ़ के वो तकरीबन 77 रुपये के करीब हो गया। और ऐसा बोला जा रहा है कि 2030 तक रुपया 95 रुपये तक चला जाएगा, 95। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे दिन नहीं, फिर बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये टेंशन की बात है और सरकार को कुछ करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि अभी वॉर चल रहा है, अभी युद्ध, लेकिन युद्ध से पहले भी 2018 से, देखिए 2014 से लेकर 2018 तक बढ़िया था, ठीक था। 17 तक मतलब वो तो चलिए डिमोनेटाइजेशन और फिर जीएसटी, वो तो ठीक है। जीएसटी इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि सरकार को अच्छी कमाई हो रही है, लेकिन वो डिमोनेटाइजेशन के बाद एकदम से आया था ना, तो वो इकोनॉमी तब से संभल नहीं पाई है। और उसके बाद आ गया कोविड। 2018 से लेकर अभी तक पिछले 4 सालों से रुपया जो है ना वो लगातार गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। और अभी इस साल आप देखिए, जनवरी से लेकर अभी तक आप देखिए 19 मई तक, हाँ, जनवरी से लेकर 19 मई तक आप देखिए कि ये 74 रुपए के करीब था, ठीक है। और उसके बाद अभी देखिए 0.56 पैसे का इसमें उछाल आया और ये यहां पे 77 रुपए के करीब हो गया, 77.40। $1 इक्वल टू 77.40। अब जिनकी इनकम बाहर से आती है, इनको इसमें फायदा किसको होगा? जो रेमिटेंस, जिनका पैसा बाहर से आ रहा है, ठीक है। जैसे गूगल, यूट्यूब, उनका तो बढ़िया है, वो तो ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन भाई इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसका मतलब ये है, देखिए आप सिंपल टर्म्स में समझो तो बस महंगाई बढ़ेगी, खत्म। आप जो सामान खरीदते हो ना वो महंगा होने वाला है, तो जितना ज्यादा रुपया गिरेगा उतने ज्यादा प्राइसेस गिरेंगे। अब इससे बचने का तरीका ये है कि सब घर में उगाना शुरू कर दो, आत्मनिर्भर बन जाओ। लेकिन हम आत्मनिर्भर बने कैसे? हमारे एक्सपोर्ट्स तो हैं, बट इंपोर्ट्स उससे ज्यादा, हम हमेशा डेफिसिट में ही तो रहती हैं, कमी ही तो रहती है हमारी। तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। लेकिन कोविड और वॉर के चक्कर में बेड़ा गर्क होकर रखा हुआ है। तो अब देख लो कि अगर युआन की बात करें तो $1 इक्वल टू 6.72। भाई युआन पावरफुल करेंसी है चाइना की। उसके बाद येन 131 में पहुंच गया है, इनकी भाई करेंसी, इनकी भी बुरी हालत है। लेकिन जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। चाइना काफी हद तक आत्मनिर्भर है, तो चाइना जापान के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चाइना के लिए तो बिल्कुल ही बड़ी बात नहीं, क्योंकि चाइना ने अपनी डिपेंडेंस हटा ली है। इनफैक्ट देश चाइना पे डिपेंड हो रहे हैं, रशिया चाइना पे समय डिपेंड है, पाकिस्तान चाइना पे समय डिपेंड है। जापान की बात करें तो जापान एक तो 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ छोटा सा देश है, वैसे बड़े मेहनती लोग हैं यहाँ पे, तो जापान को भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। यूरोप को तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यूरोप की करेंसी तो भाई 1 पाउंड इक्वल टू कितना, 85 कि 90 रुपए, कितना आप देख लीजिएगा, लेकिन डॉलर से ज्यादा ही है। डॉलर से पावरफुल करेंसी है पाउंड, ठीक है। मतलब अगर आप एक्सचेंज रेट की बात करो उसमें मैं बता रहा हूं, ऐसे जो दुनिया में चलती है वो तो डॉलर है ही है सबसे ज्यादा। बट ये भी $1 इक्वल टू 1 यूरो के करीब, 1.05, ये घटा है। देखिए ये घटा है। अब रशिया देखिए, रशिया पहले तो बढ़ा बहुत तेजी से, ठीक है, लेकिन अब फिर धीमे धीमे ये स्टेबल हो रहा है। 68.6 रूबल इक्वल टू $1। लेकिन अब आप बोलेंगे सर देखिए जापान की अगर बात करें, इनफैक्ट रशिया और भारत का भी तो सेम ही है लगभग। नहीं, भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है,
इसलिए हमको सबसे ज्यादा चोट पड़ेगी, इसलिए हमको दिक्कत होने वाली है। अब सरकार को ये देखना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था। एकदम से एक तो फॉरेन रिजर्व भी जा रहे भाई 600, अब कहां हमारे रिकॉर्ड फॉरेन रिजर्व हुआ करते थे और अभी एकदम से $36 बिलियन गया, तो वो भी एक दिक्कत की बात है। अब इसमें आरबीआई कर सकता है कुछ। अब इसमें वैसे सरकार से अगर आप कुछ भी सवाल पूछेंगे तो बोलेगा आरबीआई की तरफ वो गेंद जो है, बॉल जो स्ट्राइक आरबीआई को दे देता है कि भाई जो यॉर्कर्स है वो आरबीआई खेलेगा, फुल टॉस हम मारेंगे, यॉर्कर आरबीआई खेलेगा। तो आरबीआई के पास क्या तरीका है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे भाई, रेपो रेट को कंट्रोल करे, पैसा हटाए। अब उसमें भी दिक्कत है ना, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज में कोई ना कोई दिक्कत आएगी। लेकिन दिक्कत आएगी किसको, आप लोगों को, हम लोगों को, कंज्यूमर्स को, जो देशवासी हैं, नागरिक को, उनको हर चीज के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अभी मैं इंपैक्ट बताऊंगा। फिलहाल 77.42 अगेंस्ट द यूएस डॉलर ये इसने ट्रेड किया है, ठीक है, और 52 पैसा के करीब इसमें फॉल आया है। तो रुपी जो है ये इतना गया, ठीक है, ये तो खैर फ्राइडे की बात है, लेकिन अभी बहुत दिक्कत है। अब देखिए भारत में मतलब यहां पे जो ट्रेडिंग हो रही है, डॉलर जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, और अमेरिका ने डॉलर को हटा भी लिया है। अमेरिका ने, देखिए डॉलर की मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब जब जहां पे डिमांड ज्यादा होगी, जहां पे डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, ठीक है भाई, मास्क की डिमांड ज्यादा, सप्लाई है नहीं, तो मास्क के दाम ऊपर जाएंगे। ऐसे ही डॉलर की डिमांड ज्यादा है, अमेरिका ने रोक दिया है उसे, तो अब अमेरिका ने रोका है तो आरबीआई भी कुछ कर रहा है, तो इसीलिए आरबीआई ने भी रेपो रेट बढ़ाया 0.40 से। आई होप आप ये चीज समझ रहे होंगे, मैं बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। तो वो रेपो रेट बढ़ गया। अब जब रेपो रेट बढ़ा तो भाई इसमें रेपो रेट और सीआरआर बढ़ गया, तो उस इसीलिए बढ़ा है ना कि भाई इंटरेस्ट जो मतलब पैसा हटे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, लेकिन उसका भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी लोन बढ़ गया, लोन के इंटरेस्ट रेट कहां 6.8%, अगर हाउसिंग लोन की बात करें अब 7.2% हो गया। वो बाजाहिर सी बात है, अगर बैंक रेपो रेट बढ़ाएगा तो जो बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं वो पैसा कहां, अपनी जेब से तो देंगे नहीं, वो भी तो रेट बढ़ाएंगे, यानी कि बोरोइंग्स हो जाएंगी महंगी। आप ऐसे समझिए कि अगर पिताजी ने बोला कि बेटा आज से हम तुमसे ज्यादा पैसे लेंगे और तुमको उनको ज्यादा पैसे देने, तो तुम हमारी जेब से दोगे ना, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम कस्टमर की जेब से दोगे, अपनी जेब से थोड़ी ना दोगे, तुम्हारे पास कहां है पैसे, ठीक है। तो यही हो रहा है, तो उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसमें भी मार पड़ रही है। तो यही है कि विच द डॉलर इंडेक्स जो बताता है इट्स अ बास्केट ऑफ 6 करेंसीज वाज ट्रेडिंग एट 0.35% हायर। यही अमेरिका की प्रॉब्लम है ना, वो सप्लाई घटाता रहता है ना, इसका भरोसा नहीं कर सकते इनके ऊपर, सप्लाई घटाता रहता है। अब जहां डॉलर कम हुआ वहां पे प्रॉब्लम होगी ही होगी। एशियन एंड इमर्जिंग मार्केट्स peers स्टार्टेड वीक दिस मंडे मॉर्निंग एंड विल वे ऑन सेंटिमेंट्स। आगे देखते हैं। अब देखिए इंपैक्ट क्या होगा, सबसे बड़ी बात है इंपैक्ट क्या होगा। देखिए जो भारत का रुपया नीचे गिरता जा रहा है, ये टेंशन की बात है। क्यों? क्योंकि भारत ऑयल खरीदता, तेल खरीदता, तो एक तो तेल के ज्यादा दाम, तेल कितने पे 112 पे है ना, $112 प्रति बैरल, तो एक तो तेल के इतने ज्यादा दाम, ऊपर से तेल हम डॉलर में खरीद रहे हैं, तो अगर डॉलर रुपए के मुकाबले ज्यादा जाएगा, ठीक है, मतलब रुपए जो है वो ज्यादा जाएगा, तो हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तेल खरीदने के लिए, तो इससे हमारा एक्स्ट्रा मनी जाएगा। और देखिए तेल का जो बिल आता है, आपको लग रहा है 56 पैसा तो ज्यादा है, बेटा यहां पे अरबों खरबों रुपए की बात हो रही है, तो अब देख लो कितना रुपए ज्यादा है। ओके, तो एक तो वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल के दाम भी ज्यादा है यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से, ठीक है। जो भी चीज इंपोर्ट हो रही है उसके दाम बढ़ेंगे, ऐसा समझो आप। फिर ये तो चलिए है, देन हमारा वही बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ेगा, हमारा करंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होगा। भाई देखो हम एक एक करके इंपैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो इंपोर्ट, जो कि मैं बता ही चुका हूं कि इंपोर्ट कॉस्टली होंगे ना, रुपए ज्यादा गिर गया है। देन सेकंड वन इज लोन्स, लोन भी तो महंगे होंगे, क्योंकि इसको सी ऑफ करने के लिए आरबीआई अपने रेट्स बढ़ाएगा, क्योंकि उसको महंगाई कंट्रोल करनी है। भाई इन्फ्लेशन 4% ±2 पे रहना है, ये टारगेट है, टारगेट वैसे 5.7% था, तो इसीलिए अभी रेपो रेट बढ़ा दिया 0.4, मतलब 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ा दिया 4.40। अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर रेपो रेट बढ़ रहा है, जो जिसमें मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं, तो बैंकों को उतना जो पैसा है वो ज्यादा देना है ना, ठीक है।
आप समझ रहे हो ना कि मतलब वो उस पे जो जिस रेट पे वो आरबीआई से पैसा लेगा, ज्यादा उसको वो इंटरेस्ट देना है वो रेट पे। तो अब ये समझो कि अगर बैंक का पैसा है तो बैंक अपने भी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। मैंने वही ना कि वो आप अपनी जेब से थोड़ी ना पैसा देगा। तो यानी कि पहले आपको अगर मान लीजिए इससे लोन मिल रहा था, आपकी किस्त जा रही थी 23,000 रुपए, अब आपकी किस्त जाएगी 23,800 रुपए, तो आप लोन ही नहीं लोगे, पैसा हट गया, पैसा हटा। तो ये हमारे लिए अगेन लोन भी लेना महंगा हो जाएगा, बॉर्निंग्स भी महंगी हो जाएगी। देन उसके बाद जितने भी लग्जरी आइटम्स जो भी इंपोर्ट होते हैं, है ना, आईफोन लेना है बेटा इस समय इट्स नॉट अ गुड टाइम, अभी तो और नहीं है, बाहर से ले लो जाके अमेरिका जाओ वहां ले लो। हालांकि फॉरेन घूमना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि अब देखिए फॉरेन टूर्स बहुत लोग करते हैं, बड़ा व्लॉग्स बनाता है, व्लॉग्स बनाएंगे, अब बनाओ व्लॉग्स। खैर, तो जो भी है मतलब वो डॉलर के टर्म्स में आप करेंसी को जब कन्वर्ट करोगे तो मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसीलिए देन स्टॉक्स, अब देखो रूपी डिप्रिशिएट होगा ना, तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे रुपया गिरेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां पे क्यों ठहरेंगे, तभी तो फॉरेन रिजर्व हमारा कम होता जा रहा है। भाई इन्वेस्टर जो है ना वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, उनको पता है कि अब यहां पे प्रॉफिट मिलना है नहीं, अब जब यहां पे प्रॉफिट नहीं मिलना है तो हम अपने पैसे निकालेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा, देन फॉरेन ट्रैवल बढ़ेगा, उसका पैसा, हाँ ये इसमें फायदा होगा, रेमिटेंसेज में फायदा होगा, क्योंकि डेफिनेटली जो एनआरआईज हैं वो पैसा भेजेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने $1 भेजा तो पहले आप खुद देखिए कि अभी डॉलर जब कन्वर्ट होके आएगा, मान लीजिए मैं हूं और मेरा बेटा तो शादी भी नहीं हुई है, बट बता रहा हूं कि मेरा बेटा काम करता है फॉरेन में, अब उसने अगर 2013 में मुझे $1 भेजा होगा तो उसकी क्या कीमत थी, 68 रुपए, लेकिन अभी वो अगर मुझे पैसा भेजेगा तो उसकी कीमत होगी 78 रुपए के करीब, ठीक है। मतलब आगे आने वाले समय में तो इतना हो ही जाएगा आराम से, इतनी कीमत, या 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे मुझे। तो आप ये भी तो देखो, रेमिटेंसेज बढ़िया होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं जिनका पैसा बाहर से आता है उनकी तो बल्ले बल्ले है। फिर आरबीआई इंटरवीन करेगा, अगेन आरबीआई इंटरवीन, देखो फॉरेक्स जो है वो $600 बिलियन से नीचे चला गया, $636 बिलियन के करीब था और अब एकदम से नीचे चला गया है, तो फॉरेक्स भी नीचे गया है। क्योंकि देखो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई के पास, इसीलिए तो कहते हैं ना भाई फॉरेन रिजर्व्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। श्रीलंका क्यों डूबा, क्योंकि उसके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है। पाकिस्तान क्यों डूब गया, डूब रहा है, डूब गया ही है, डूब ऑफिशियली होना बाकी है, क्योंकि उनके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है। जिस देश के पास फॉरेन रिजर्व्स होंगे वो बच जाएगा। फॉरेन रिजर्व्स का मतलब क्या है, डॉलर्स, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय तो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है ही है। मैंने क्या बोला, इसका एक ही तरीका है, या तो आत्मनिर्भर हो जाओ, और भारत के पास वो क्षमता है कि भारत सब कुछ घर में उगा सकता है, और जो नहीं उगाता है वो थोड़ा बहुत बाहर से खरीद ले। लेकिन पॉलिटिकल हर्डल्स, एक दूसरे में मारने में ही लोग लगे रहते हैं, यहाँ पे गाली देने में ही लोग लगे रहते हैं, नफरत में ही लोग लगे रहते हैं, तो कर लो, फिर उठा लो, जो करना है करना कर लो। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फॉरेक्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, अगर वो घटेगा, किसी भी देश का अगर फॉरेक्स कम जाएगा, कम होगा, तो मुश्किल होगी। अब भारत के पास फॉरेक्स रहता है, डॉलर की कमी है तो आरबीआई ने डॉलर इधर से निकाल दिए, अकाउंट से निकाले अपने अच्छे खासे डॉलर, हाँ भाई ले लो, लेकिन अब ये भी गिर रहा है। तो ये सारे के सारे इंपैक्ट होंगे, लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट यही है, महंगाई बढ़ने वाली। अब बड़ी बात यह कि क्या भारत थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है। ये इकोनॉमिक कंडीशन, अभी आरबीआई ने भी बोला ना कि 10 साल लगेंगे कम से कम कोविड रिकवरी, इकोनॉमिक को पटरी पे आने पे। तो आप ये समझिए कि थोड़ा सा मुश्किल समय तो आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अभी दुनिया आगे बढ़ रही है, युद्ध तो रुकने वाला है नहीं। तो एम्ब्रेस योरसेल्फ कि थोड़े और झटके लगने वाले हैं। और अगेन 2030 तक ये बोला गया है कि जो रुपया है वो 97-96 रुपए तक पहुंच जाएगा, मतलब $1 इक्वल टू 96-97 रुपीज। तो ये है फिलहाल। सरकार, देखिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, सरकार को बैठना चाहिए, कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि और डॉलर आए। जैसा कि मैंने बताया ना कि अभी भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, फिर अभी जो श्रीलंका में क्राइसिस है, और बाकी जो चाइना का एक फियर है, उसकी वजह से ना भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। चाइना में अभी समय बहुत बुरी हालत है, 0 कोविड पॉलिसी है वहां पे, तो चाइना अभी डिलीवर करने में सक्षम नहीं है। जो कंपनीज चाइना से पैसा मांगती हैं या चाइना से लेबर मांगती है, अभी वो सक्षम नहीं। तो भारत उसको गैप को फिल कर सकता है, भारत उसको फिल कर सकता है। बजाय इधर उधर जाने के सरकार को अब ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। अब सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि भर के इन्वेस्टमेंट आए, वरना तो फिर जो है सो है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।